आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक माझीवाला कक्षा 10वीं विषय विज्ञान अध्याय 8 कार्बन एवं उसके यौगिक भाग 2। मैं जितेंद्र गहलोत। हाइड्रोकार्बन एवं इसका वर्गीकरण। कार्बन तथा हाइड्रोजन से निर्मित यौगिक हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर कार्बन व हाइड्रोजन दोनों, यहीं पर भी कार्बन व हाइड्रोजन के से यौगिक हैं, यहाँ पर भी कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक है और यहाँ पर भी कार्बन व हाइड्रोजन है। अर्थात वे यौगिक जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन एक साथ उपस्थित होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहा जाता है। सामान्य रूप से परमाणु प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी परमाणु प्रकृति में मुक्त रूप से अर्थात स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जा सकता। परमाणु सदैव छोटे छोटे अणुओं के रूप में या तत्वों के रूप में ही इस पृथ्वी पर उपस्थित होता है। अर्थात कार्बन के कुछ विशेष समूह मिलकर ही स्थायित्व प्राप्त कर पाते हैं। सामान्यतः ये परमाणु प्रकृति में स्थायित्व ग्रहण करने के लिए अन्य परमाणु से संयोग करते हैं और संयोग करने के बाद ये अणुओं का निर्माण करते हैं। ये कार्बन परमाणु भी स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, जो कार्बन परमाणु होता है वो अपने स्थायित्व के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं सल्फर इत्यादि से अणुओं से या परमाणु से संयोग करता है और इनसे संयोग कर ये अणुओं का निर्माण करता है, जिन्हें हम कार्बनिक यौगिक के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर विस्तृत देखेंगे। हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है वे यौगिक जो केवल कार्बन व हाइड्रोजन से निर्मित होते हैं। लेकिन सामान्यतः हाइड्रोकार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, विवृत श्रृंखला युक्त और सवृत श्रृंखला युक्त। विवृत श्रृंखला युक्त का मतलब होता है वह हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जो अचक्रीय है, अर्थात जिसका चक्र का निर्माण नहीं होता है, अर्थात प्रथम परमाणु अंतिम परमाणु से जुड़ा हुआ नहीं होगा, अर्थात पहले परमाणु और अंतिम परमाणु के बीच में कोई संबंध स्थापित नहीं होगा और ऐसे तत्वों को एलिफैटिक यौगिक के नाम से जाना जाता है। वहीं सवृत श्रृंखला युक्त अर्थात सक्रिय यौगिक, जहाँ पर पहला परमाणु दूसरे से, दूसरा तीसरे से, लेकिन अंतिम परमाणु पुनः प्रथम परमाणु से जुड़ जाता है, इस प्रकार एक गोल श्रृंखला का निर्माण होता है। इसलिए इसे वलय युक्त यौगिक अर्थात सक्रिय हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जाना जाता है। विवृत श्रृंखला युक्त अर्थात असक्रिय हाइड्रोकार्बन या एलिफैटिक यौगिक, ये सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहले यौगिक यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन, वे यौगिक जिसके परमाणु के बीच में कार्बन कार्बन के बीच में केवल एकल बंध उपस्थित होते हैं। जैसे कि मेथेन के चारों तरफ यानी कार्बन के चारों तरफ जब एक एक हाइड्रोजन परमाणु का बॉन्ड होगा तो उसे मेथेन कह सकते हैं। वहीं एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में एक बॉन्ड होता है और जहां दो कार्बन और 6 हाइड्रोजन के परमाणु हो, अर्थात उसे एथेन के बाद फिर उसी की तरफ दूसरी तरफ ही हम कह सकते हैं कि एक अन्य परमाणु के रूप में भी कोई तत्व उपस्थित हो। जैसे कि मान लीजिए 3 कार्बन परमाणु यदि एक साथ उपस्थित है तो उसके अंतिम सभी भागों में यदि हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए तो उसे प्रोपेन के नाम से जाना जाएगा। अर्थात तो इस प्रकार हम इसे प्रोपेन के नाम से जानते हैं। इसे सभी परमाणु में एकल बंध उपस्थित होने के कारण इन्हें एल्केन यौगिक के नाम से जाना जाता है और ये एल्केन यौगिक परमाणु की श्रृंखला को प्रदर्शित करते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जब जलते हैं तो ये किसी भी प्रकार के धुआं आदि नहीं छोड़ते हैं। वहीं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम दो भागों के बारे में बात करेंगे। वे तत्व जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध उपस्थित होता है, जहां कार्बन का अकेला परमाणु मेथेन इसका निर्माण नहीं कर सकता, तो वहीं एल्कीन हेतु कम से कम 2 कार्बन कार्बन का बॉन्डिंग होगा। तो कार्बन और कार्बन के बीच में एक द्विबंध होने के कारण उसे अन्य परमाणु की तुलना में, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो 2 तो यहाँ सहसंयोजक यौगिक में, 3 और 4 इस प्रकार दोनों ही तरफ
कुल मिलाकर केवल 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ पाते हैं। इस प्रकार उसकी संरचना हो गई C2H4। इसी प्रकार अगली बात करें प्रोपीन के रूप में, तो प्रोपीन के रूप में इनकी श्रृंखलाओं का योजन हम समझने का प्रयास करें तो प्रोपीन के अंदर भी द्विबंध उपस्थित होगा, लेकिन यहाँ पर द्विबंध किसी एक परमाणु के बीच में होगा। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अंतिम परमाणु हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन। यहाँ पर इसके कुल 4 बॉन्ड, इसके भी 4 बॉन्ड और इसके भी 4 बॉन्ड, क्योंकि कार्बन परमाणु 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण कर सकता है। अब बात करते हैं इसी के दूसरे बॉन्डिंग एल्काइन। एल्काइन के बीच में कार्बन कार्बन के बीच में 3 बंध उपस्थित होते हैं। 3 बंध होने के कारण 3 संयोजकताएं यहाँ पर और चौथी संयोजकता पर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाता है, इसलिए इसे हम एथाइन के नाम से जान सकते हैं। वहीं यदि इनमें से एक और कार्बन परमाणु से जुड़ जाता है तो अंतिम पर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाएंगे, तो इस प्रकार इसे प्रोपाइन के नाम से भी जाना जा सकता है, जहाँ इनका नाम कार्बन की संख्या पर निर्भर करता है। सवृत श्रृंखलाएं, जब किसी परमाणु का प्रथम यौगिक अंतिम यौगिक से जुड़ा हुआ रहता है उसे सवृत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। जहाँ एलिसाइक्लिक यौगिक में ये एलिफेटिक यौगिक होते हैं, ये जलाने पर बिना धुएं की ज्वाला के साथ जलते हैं। इनमें हम इस प्रकार के बॉन्ड को समझ सकते हैं जहाँ 6 इलेक्ट्रॉनों के बीच में सभी एकल बंध का निर्माण होता है। इस संरचना को यदि सही ढंग से समझने का प्रयास करें तो आप ऐसे भी समझते हैं कि कार्बन कार्बन के 6 परमाणु आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। वहीं इनकी जो रिक्त संयोजकता है वे अलग से हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ी रहती है और प्रत्येक कार्बन परमाणु 2 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा रहता है। इस प्रकार इनके अंतिम कोष में इनके सभी के बॉन्डिंग पूरे हो जाते हैं, अर्थात कार्बन परमाणु C के प्रत्येक भाग से 2 संयोजकता बॉन्ड कार्बन कार्बन के मध्य वहीं 2 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ जाता है और इस प्रकार इसके सभी बॉन्ड एक दूसरे से जुड़ने के कारण ये संतृप्त श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं। ये एलिफेटिक यौगिक कहलाते हैं। वहीं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनिक यौगिक होते हैं जिनके अंदर द्विबंध या त्रिबंध का निर्माण होता है। इनको जलाने पर इनमें काले धुएं के साथ जलने के साथ वह अन्य भी एरोमेटिक गुण प्रदर्शित करता है। इसका एक अच्छे उदाहरण के रूप में हम अध्ययन करें तो बेंजीन की श्रृंखला हो सकती है, जहां एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच में एक बॉन्ड, दूसरे में फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड और फिर एक डबल बॉन्ड। इस प्रकार की श्रृंखला होती है। जब इसके अंदर एकल बंध से अधिक किसी भी प्रकार के बंध पाए जाते हैं तो इनमें एरोमेटिक गुण प्रदर्शित होते हैं। कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धतियाँ। सामान्यतः कार्बनिक यौगिकों का नामकरण असंख्य कार्बनिक यौगिकों को पहचानने व समझने व उनके नामकरण के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसके हेतु इनके नामकरण की कई पद्धतियाँ हमने अध्ययन की, जिनमें से महत्वपूर्ण पद्धतियों में सबसे पहले रूढ़ पद्धति, उसके पश्चात व्युत्पन्न पद्धति और सबसे अंतिम पद्धति IUPAC द्वारा दी गई पद्धति। रूढ़ पद्धति का अर्थ था कि सर्वप्रथम वैज्ञानिकों ने किसी भी पदार्थ को उसके नाम, उसकी प्राप्ति के स्थान या उसके किसी भी गुण या उसकी किसी विशेषता को देखकर उसको नामकरण किया गया। वहीं व्युत्पन्न पद्धति में कुछ परमाणुओं के नाम निश्चित कर अन्य परमाणु का नामकरण उनके आधार पर किया जाता था। वहीं IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यह एक प्रकार की संस्थान है जो भारत में रसायन विज्ञान के ऊपर किसी भी प्रकार के निर्णय लेने के लिए कार्य करती है। इसका पूर्ण नाम अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध एवं विशुद्ध, अर्थात शुद्ध कह सकते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध एवं अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त एवं शुद्ध रसायन संघ। अंतर्राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त एवं शुद्ध रसायन
संघ। यदि हम इसकी विशेषताओं को अध्ययन करने की कोशिश करें तो सर्वप्रथम रूट पद्धति। रूट पद्धति में CH4 मार्स गैस के बारे में हम पढ़ सकते हैं, जैसे दलदल से इस प्राप्त किया जाता है। ये मार्सी स्थानों से प्राप्त होने के कारण इनका नाम भी इसके आधार पर रखा गया। CH3OH कास्ट स्प्रिट, यह लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होने के कारण इसका नाम भी इसी के आधार पर रखा गया। CH3COOH एसिटिक अम्ल, इस सिरके के लैटिन नाम एसिटम से लिया गया, अर्थात इस सिरके में प्राप्त होता है, इसीलिए इसके सिरके का लैटिन नाम एसिटम होता है, इसीलिए उसके आधार पर इसका नाम भी एसिटिक अम्ल रखा गया। फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल फॉर्मिका चींटी में प्राप्त पाए जाने के कारण इसका नाम फॉर्मिक अम्ल रखा गया। लैक्टिक अम्ल, लैक्टम अर्थात दूध से प्राप्त होने के कारण इसका नाम लैक्टिक अम्ल रखा गया। रूट पद्धति में अशाखित हाइड्रोकार्बनों को नॉर्मल या एन यौगिक के नाम से भी जानते हैं, अर्थात वे यौगिक जिनमें किसी भी प्रकार की श्रृंखला का निर्माण नहीं होता है, ये एक सीधी श्रृंखला के रूप में व्याख्यात होते हैं, तो इन्हें नॉर्मल पेंटेन के नाम से जाना जाता है। वहीं यदि किसी परमाणु के एक ही कार्बन से दो शाखाएं निकलती है तो उस स्थिति में उसे आइसो के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि इस प्रकार की जब श्रृंखला दिखाई देती है तो उसे आइसो कहा जाएगा। यहाँ 3 परमाणु प्लस 4 और 5, तो 5 को पेंटेन, और इस प्रकार की संरचना होने के कारण द्विबॉन्डिंग होने के कारण इसे आइसोपेंटेन के नाम से जाना जाता है, अर्थात यहाँ पे एक कार्बन 2 कार्बन परमाणुओं को आपस में जोड़कर रखने का कार्य करता है। जब एक ही कार्बन परमाणु के चारों ही तरफ संयोजकता उपस्थित होती है तो इसे नियो के नाम से जाना जाता है, अर्थात नियो। तो इसी प्रकार यहाँ देख सकते हैं कि कुल 5 कार्बन परमाणु एक साथ उपस्थित होते हैं, तो इसलिए इसे नियो पेंटेन के नाम से भी जाना जाता है। वहीं अगली पद्धति व्युत्पन्न पद्धति। इस पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण उनके सहयोगी को व्युत्पन्न मानकर किया गया, अर्थात जैसे कि हम यहाँ पे देखें तो CH4 मैथेन, तो यहाँ पर सबसे अधिक सहसंयोजक यौगिक जिसने संयोजकता प्रदर्शित की है वो मध्य बॉन्ड होगा, तो इसको हमने एक व्युत्पन्न पद्धति के अनुसार मिथेन मान लिया गया। तो मेथेन 3 तरफ से मैथिल से घिरा है, क्योंकि CH3 मैथिल, CH3 मैथिल, CH3 मैथिल, ये 3 मैथिल से जुड़ा है, इसलिए ट्राई मैथिल, और इसका स्वयं का नाम मैथेन। तो इस प्रकार इस यौगिक का नाम हो गया ट्राई मैथिल मैथेन। वहीं CH3OH, तो CH3OH जो मेन मुख्य बिंदु होगा तो ये हो गया CH3OH, इसे कार्बिनॉल के नाम से जाना जाता है, और उसके पश्चात एक यौगिक शेष बचा जिसे मैथिल कहेंगे, क्योंकि मैथ और मैथ का प्रतिस्थापी यानी मैथिल, तो इसका नाम हो गया मैथिल कार्बिनॉल। वहीं अगले परमाणु के रूप में CH3CH2 CH2OH, तो इसी प्रकार इस यौगिक को पुनः कार्बिनॉल का नाम दिया गया। तो अब कार्बन की संख्या 2 होने पर इन्हें एथिल कार्बिनॉल के नाम से जाना जाएगा। हम सबसे पहले उसी परमाणु को महत्व देंगे जो सबसे अधिक संयोजकता या बॉन्ड प्रदर्शित करेगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर महत्वपूर्ण यौगिकों में COH प्रस्ताव प्राप्त हुआ, तो इस प्रकार हम इस बॉन्ड में इसको कार्बिनॉल का रूप मानते हैं। तो कार्बिनॉल बांधने के बाद हम देखते हैं कि इसके एक तरफ मैथिल, एक तरफ एथिल और एक तरफ आइसोप्रोपिल, यानी 3 आइसो, यानी क्योंकि एक पर 2 परमाणु जुड़े हैं इसलिए आइसो, और 3 कार्बन परमाणु इसलिए प्रोपिल। इस प्रकार इसका नामकरण हो गया एक मैथिल, एथिल और आइसोप्रोपिल, और मुख्य यौगिक के या व्युत्पन्न नाम के अनुसार कार्बिनॉल, तो नाम हो गया मैथिल एथिल आइसोप्रोपिल कार्बिनॉल। उसी प्रकार CH3COOH को एसिटिक अम्ल नाम दिया गया। तो पीछे शेष तीनों यौगिकों को आइसोप्रोपिल के नाम से जाना जाता है, तो इसलिए इस पूरे तत्व का या यौगिक का नाम हो गया आइसोप्रोपिल एसिटिक अम्ल। धन्यवाद। मैं जितेंद्र गहलोत।